Hello everyone, welcome back to our channel. I'm Simran from Sampan Arts Fagwara. Today everyone we are going to discuss some of the most important categories in the reading. जो आज की रीडिंग परफॉर्म करने वाले हैं इसमें वो सारी कैटेगरीज हैं जो आपको डिफिकल्ट लगती हैं, जैसे कि लिस्ट ऑफ हेडिंग है हमारे पास। आज हम लिस्ट ऑफ हेडिंग को करने वाले हैं। हमारे पास है ऑथर मैचिंग कि कौन से राइटर ने कौन सी बात बोली थी, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास बॉक्स ब्लैंक्स भी हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे, जो सारी आपको मुश्किल लगती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिनोनिम्स यूज हुए होते हैं। आई विल टेल यू ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स। उसको जानने के लिए आप पूरी वीडियो में हमारे साथ बरकरार रहिए। विदाउट एनी डिले एवरीवन, लेट गेट स्टार्टेड विद आवर रीडिंग एक्सप्लेनेशन दैट इज ऑफ रोसेटा स्टोन। ये जो रोसेटा स्टोन वाली रीडिंग है ना, ये अभी रिसेंट एग्जाम में भी आई है। हमारा ये जो एक पैसेज है ना, हमने अपने इंस्टीट्यूट में पहले से करवाया था और ये सेम पैसेज ही बच्चों को आ गया, राइट। ये कौन सा पैसेज था? ये था रोसेटा स्टोन, सेकंड पैराग्राफ आया था आपके एग्जाम में। आज हम ये वाली रीडिंग को डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी एवरीवन, जैसे मैंने आपको बताया ही था, वो क्या है जी? हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग। लिस्ट ऑफ हेडिंग को यूजुअली हम फर्स्ट लाइंस या लास्ट लाइंस को रीड कर कर हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इन बिटवीन से भी हमें रीड करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है जी? पैराग्राफ ए। इसका आंसर है जी व्हाट इज इट, कि ये चीज है क्या। ए पैराग्राफ में मूव करते हैं। ए पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन्स, द रोसेटा स्टोन इज 25 इंच हाई एट इट्स टॉलेस्ट पॉइंट। ये सबसे बड़ा है, ये 45 इंचेस हाई है, 28.5 इंचेस वाइड, इतना ये वाइड है, 11 इंचेस थिक। दैट मीन्स कि उन्होंने हमें क्या बता दिया? उन्होंने हमें बता दिया कि रोसेटा स्टोन है तो है कैसा। द स्टोन इज इंस्क्राइब्ड विद अ डिक्री सेटिंग अप द कल्ट ऑफ द फैरो फॉर पेटोलमी 5। उन्होंने क्या बोला है कि ये जो स्टोन है इसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, क्या लिखे हुए हैं जी? उन्होंने ऑफिशियल ऑर्डर्स लिखे हैं एक रिलीजियस सिस्टम के। दैट मीन्स कि जो फैरो था, जो वहाँ का किंग था, उन्होंने जो स्टोन था उसके ऊपर रिलीजियस ऑर्डर्स लिखवाए गए थे, ऑफिशियल ऑर्डर्स लिखवाए गए थे, ताकि वो लोगों को इसके बारे में अवेयर कर सके। रोसेटा स्टोन के बारे में उन्होंने प्रॉपर बता दिया कि ये चीज़ है तो है क्या। फर्स्ट टू लाइन से एवरीवन हमारा आंसर आ रहा है जी फर्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज 7। व्हाट इज इट? क्वेश्चन नंबर 2, पैराग्राफ बी। इसका आंसर है जी 2, द लैंग्वेज इज लॉस्ट। अभी ये जो लैंग्वेज है ये गुम हो गई है। कैसे? बी पैराग्राफ में मूव कीजिए सारे बच्चे। बी पैराग्राफ की अगेन फर्स्ट लाइन्स, आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ सेल्यूपैत्रा इजिप्ट फेल अंडर रोमन रूल। कि जब सेल्यूपैत्रा का डाउनफॉल हो गया, वहां पर सब कुछ खत्म होने लग पड़ा, इजिप्ट जो था वो रोमन के अंडर आ गया। विद इन 100 ईयर्स, एक 100 साल के अंदर अंदर ही, रोमन लॉस्ट ऑल द नॉलेज। जो रोमन के पास जितनी भी नॉलेज थी इजिप्टियन हैरोजल्स की, हैरोजल्स क्या होते हैं? हमारे पास सिंबल्स एंड साइन होते हैं। उन्होंने सारी की सारी नॉलेज को लॉस कर दिया। दैट मीन्स कि उन्होंने लैंग्वेज को लॉस कर दिया। रोमन्स ने बिल्कुल भी वैल्यू नहीं किया ये इजिप्टियन हैरोजल्स को, और उसके साथ साथ उन्होंने इसको लैंग्वेज भी कंसीडर नहीं किया। दैट मीन्स कि ये लैंग्वेज खत्म होगी। यहाँ से एवरीवन हमारा बी पैराग्राफ का आंसर आया, विच इज 2, लैंग्वेज इज लॉस्ट। ये देखो आपको कितना इजीली ये हम आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें फर्स्ट 2 लाइंस रीड करनी होती है, लास्ट 2 लाइंस रीड करनी होती है, और हमारा जो आंसर है हमें क्लियरली सामने पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। पैराग्राफ सी। इसका आंसर है जी 4, विच इज रीडिस्कवरी, कि अभी हमने दोबारा से डिस्कवर किया था। लैंग्वेज तो हमारी गुम हो गई थी, हमने खत्म कर दिया था लैंग्वेज को। अभी दोबारा से हमने ये स्टोन भी गुम हो गया था, हमने दोबारा से स्टोन को फाइंड आउट किया। कैसे? सी पैराग्राफ के एवरीवन, ये आपको थोड़ा सा सेंटर में आंसर मिलना था, ये हल्का सा ट्रिकी था। ये लाइन नंबर 5 में मिलेगा। कैसे? फ्रेंच आर्मी इंजीनियर पैरे फ्रेंक्योस बोचेट फाउंड द स्टोन ऑन जुलाई 15, 1799। उन्होंने बोला कि एक फ्रेंच आर्मी का इंजीनियर था, उसने स्टोन को दोबारा से फाइंड आउट किया while he was guiding construction work near the Egyptian port city of Rosetta। उन्होंने क्या बोला कि जब वो वहां पर जो एक पोर्ट की सिटी थी उसको वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क को गाइड कर रहा था, तब उसको ये स्टोन मिला। अभी पुराने टाइम का ये स्टोन है, उसको दोबारा मिल गया। दैट मीन्स कि इसकी रीडिस्कवरी हो गई। यहाँ से हमारा आंसर सी पैराग्राफ का आया जी 4, रीडिस्कवरी। क्वेश्चन नंबर 4, पैराग्राफ डी। इसका आंसर है जी 1, विच इज अनलॉकिंग द कोड। अभी हमने उसके ऊपर जो कोड लिखा है उसको अनलॉक करना है, उसको समझना है प्रॉपर वे में। डी पैराग्राफ के एवरीवन नीचे से सेकेंड लाइन, क्योंकि और इसके साथ कुछ भी जो हमारी ऑप्शंस गिवन है ना लिस्ट ऑफ हेडिंग में, वो मैच नहीं कर रहा था, यहीं से हमारा आंसर मैच कर रहा था। कैसे? टुगेदर द स्टोन हैव अनलॉक्ड द प्रीवियसली इनडिसाइफरेबल लैंग्वेजेस फाउंड एट आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑल ओवर द इजिप्ट। उन्होंने बोला है कि इस स्टोन ने अभी
हमें वो लैंग्वेजेस के बारे में भी बता दिया है जो हम पहले समझ ही नहीं सकते थे। डिसाइफरेबल का मतलब होता है अंडरस्टैंडेबल, इनडिसाइफरेबल का मतलब जो लैंग्वेजेस हम पहले नहीं समझ सकते थे, इस टोन की वजह से अभी हमने वो लैंग्वेजेस को भी अनलॉक कर लिया, उन लैंग्वेजेस को भी हमने क्या कर लिया, डिसाइफर करना, समझना स्टार्ट कर लिया। ये एक इंसान था जिसने एंशियंट ग्रीक को समझा और फिर इसने इजिप्टियन हेरोजल्स और डेमोटिक इजिप्टियन, फिर इसने जो इस टोन के ऊपर लिखा गया था वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को समझ लिया था। दैट मीन्स कि हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली ना, हमने इस टोन के ऊपर जो भी लिखा था उसको अनलॉक कर लिया। यहाँ से हमारा आंसर डी का आ गया, अनलॉकिंग द कोड। क्वेश्चन नंबर 5, पैराग्राफ ई, आंसर फॉर दिस इज 5 विच इज लाइफ एट द म्यूजियम, कि अभी लाइफ म्यूजियम पर कैसी थी। ई पैराग्राफ में मूव करते हैं। ई पैराग्राफ ना आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। अभी ई पैराग्राफ में उन्होंने बताया हमें क्या हुआ है कि जो वहाँ पर म्यूजियम था, म्यूजियम में टेम्पररी लोन्स दिए जाते हैं, ठीक है। रोसेटा स्टोन जो था हम ब्रिटिश म्यूजियम में शो कर रहे थे, सिर्फ एक ब्रेक थी उसमें, ठीक है, 1917 से लेकर 1919 तक, बाकी टाइम उसने हमने म्यूजियम में उसको रखा, लेकिन इस टाइम के दौरान नहीं था वो रखा गया वहाँ पर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हो रहा था ना 1917 में, तब जो म्यूजियम था ऐसे सोचा जाता था कि उसके ऊपर बॉम्बिंग हो जाएगी, मतलब उसके ऊपर कोई बॉम्ब फेंक देगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एक जो प्रेशियस सामान था उसको सेफली कहीं पर और रख दिया। जैसे रोसेटा स्टोन को उन्होंने सेफ्टी के लिए मूव कर दिया, ठीक है, और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स को भी मूव कर दिया। तो रोसेटा स्टोन ने अपने 2 साल स्टेशन पर गुजारे थे, जो पोस्टल ट्यूब रेलवे था 5 फीट नीचे हॉलबॉर्न में, उन्होंने स्टेशन में इसको रोसेटा स्टोन को रखा था। दैट मीन्स कि म्यूजियम क्या है, म्यूजियम में हम चीज़ें शो करते हैं, लेकिन म्यूजियम की लाइफ ऐसी है कि अगर वहाँ पर बॉम्ब ऐसे कोई खतरा हो जाए तो उनको हमें हर एक चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज द लाइफ एट द म्यूजियम एवरीवन। ये पैराग्राफ ई से हमारा आंसर 5 का आ गया जी, 5, लाइफ एट द म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। सिक्स क्वेश्चन इज पैराग्राफ एफ, आंसर फॉर दिस इज 8, कंट्रोवर्सी। अभी वहां पर कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट हुई, एफ पैराग्राफ में यहाँ पर मेंशन्ड है जी कि ये चीज़ें तो जैसे रोसेटा स्टोन वगैरह था, उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि हमें तो, ब्रिटिश वालों को डिमांड कर दी कि हमें तो दोबारा वापस दो, कि ये तो हमारी चीज़ थी, आप ब्रिटिश वाले कैसे रख सकते हो। ऐसे बाकी जो लोग थे उन्होंने भी अपना अपना सामान मांगना स्टार्ट कर दिया। तो ब्रिटिश म्यूजियम ने क्या किया, उन्होंने उनको एक कॉपी दे दी कि आप ये रख लो लेकिन ये हमारे पास ही रहेगा। सो वहां पर इस टाइम पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, आपको लास्ट लाइन से पता चलेगा इसका। द डिस्प्यूट ओवर बोथ आर्कोलॉजिकल ट्रेजर्स कंटिन्यू। ब्रिटिश म्यूजियम वाले बोल रहे हैं ये हमारा है, जो इजिप्ट वाले बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं हमारा है। सो ये जो डिस्प्यूट है, ये जो अभी लड़ाई है, जो कन्फ्लिक्ट है, ये क्या है, अभी भी उसके ऊपर कंटिन्यू हो रहा है। दैट मीन्स कि अभी भी कंट्रोवर्सी वहां पर चल ही रही है कि वो बोल रहे हैं हमें दे दो, वो बोल रहे हैं हमें दे दो। सो यहाँ से हमारा एफ पैराग्राफ का आंसर आ गया जी, 8th. So this is the way everyone we solve the list of headings category. Let's move now to the next category, which is MCQs. Question number 7 everyone. The Rosetta Stone was originally used as, Rosetta Stone को हम पहले कैसे यूज करते थे, आंसर इज सी, अ सिस्टम फॉर इन्फॉर्मिंग सिटीजन्स ऑफ द न्यू ऑर्डर। हम न्यू ऑर्डर्स के बारे में सिटीजन्स को रोसेटा स्टोन को यूज कर कर बताते थे। यही तो हमने फर्स्ट अपने आंसर में पढ़ लिया था, जब हमने फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन रीड की थी, वहां पर हमें लिखा था सेकेंड लाइन में, द स्टोन इज इंस्क्राइब्ड विद डिक्री सेटिंग अप द कल्ट ऑफ द फैरो फॉर पेटोलमी 5, कि ये जो स्टोन है इसके ऊपर लिखा गया है, इंस्क्राइब किया गया है, ऑर्डर्स को इंस्क्राइब किया गया है, ऑर्डर्स को लिखा गया है। सो ये जो रूल्स वगैरह थे, ये फिर क्या करते हैं, जो रोसेटा स्टोन है उसकी हेल्प से जो प्रीस्ट है वो सभी के सभी जो पॉपुलेस हैं उनको बताना स्टार्ट कर देते हैं। दैट मीन्स कि ये जो रूल्स है वो रोसेटा स्टोन पर लिखे गए थे, और जो फिर प्रीस्ट होते हैं फिर वो पॉपुलेस को, जो लोकल वहां पर लोग रहते हैं उनको समझाते थे। दैट मीन्स रोसेटा स्टोन वाज यूज्ड टू डिस्कस द ऑर्डर्स, राइट। वो ऑर्डर्स को लोगों को शो करने के लिए यूज किया जाता था, अवेयर करने के लिए यूज किया जाता था। सो यहाँ से हमारा आंसर 7th का आ गया जी, सी। क्वेश्चन नंबर 8 एवरीवन। 8th इज, आफ्टर द एंशिएंट इजिप्टियंस, एंशिएंट इजिप्टियंस के बाद ओनली पीपल ओनली कंटिन्यू टू अंडरस्टैंड सम हेरोजल्स, की एंशिएंट इजिप्टियन के बाद बस थोड़े से ही लोग थे जिन्होंने, बस लोग थे जो थोड़े से ही हेरोजल्स को अंडरस्टैंड कर पाते थे। क्यों, ऐसा क्यों था, आंसर इज डी, पीपल वांटेड टू लर्न सम मेडिकल नॉलेज। जो लोग सिर्फ थोड़े से हेरोजल्स को अंडरस्टैंड कर पाते थे वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो मेडिकल नॉलेज को गेन करना चाहते थे, इसलिए। एवरीवन इसकी लोकेशन आपको बी पैराग्राफ में मिलेगी। बी पैराग्राफ में मूव कर जाइए आप सभी।
बी पैराग्राफ में आपको लाइन नंबर ना 4 से रीड करना पड़ेगा। सम नॉलेज ऑफ एरोजेल्स, अभी सम नॉलेज की तो वहां पर बात की है कि कुछ ही एरोजेल्स के बारे में हमें पता है। सम नॉलेज ऑफ एरोजेल्स कंटिन्यूड, अभी भी कंटिन्यू है। However, because of the idea that bitumen used in the preparation of Egyptian mummies had healing properties, हम ये सारी की सारी जो नॉलेज है वो क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि जैसे हम ममीज को प्रिपेयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। हीलिंग मतलब किसी को अच्छा कर देना, तंदुरुस्त कर देना, ट्रीटमेंट कर देना, मेडिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से हमारा आंसर एवरीवन आ गया 8th क्वेश्चन का कि उसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज थी। आंसर इज डी एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 9, नेपोलियन फ्रेंच आर्कोलॉजिस्ट वर एबल टू स्टडी एंशियंट इजिप्ट फॉर सो लॉन्ग, कि जो फ्रेंच के आर्कोलॉजिस्ट थे नेपोलियन, वो बहुत लंबे समय तक इजिप्ट को अंडरस्टैंड कर पाए थे, स्टडी कर पाए थे। क्यों? बिकॉज आंसर इज बी, ब्रिटिश मिलिट्री ऑपोजिशन डिलेड नेपोलियन, क्योंकि ब्रिटिश जो मिलिट्री थी उनकी वजह से ही नेपोलियन को वहां पर डिले करना पड़ा, वहां पर ठहरना पड़ा, इसलिए वो वहां पर स्टडी कर पाए थे। लेट्स मूव एवरीवन टू इट्स लोकेशन। इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलेगी इन द पैराग्राफ सी। सी पैराग्राफ में अपने लाइन नंबर 2 से रीड करना है। नेपोलियन ओरिजिनली एक्सपेक्टेड टू टेक इजिप्ट क्विकली, नेपोलियन तो पहले इजिप्ट को पूरा का पूरा जल्दी जल्दी उसके ऊपर कब्जा करना चाहता था, बट लेकिन ड्यू टू ब्रिटिश नेवल अपोजिशन, लेकिन जो ब्रिटिश नेवी थी उन्होंने अपोज कर दिया, उन्होंने उनका सामना किया। दे वर फोर्स टू स्टे फॉर 3 years, उनको 3 साल वहां पर रहना पड़ा। दैट मीन्स कि उनका डिले हो गया, कितने सालों का? 3 सालों का ना। दिस अलाउड द 167 साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, मैथमेटिशियंस, आर्टिस्ट द आर्मी हैड ब्रॉट विद देम मच टाइम टू स्टडी इजिप्टियन कल्चर। सो 3 साल उनके लिए काफी थे, उन्होंने इजिप्टियन कल्चर को और उनके आर्टिफैक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया। सो क्यों किया था? क्योंकि उनका टाइम वहां पर और उनका बढ़ गया था, डिले हो गया था उनका वहां पर जाना। सो यहाँ से आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 10, द ब्रिटिश वर एबल टू गेट पोजेशंस ऑफ रोसेटा स्टोन बिकॉज, अभी जो ब्रिटिशर्स थे वो रोसेटा स्टोन से के जो पोजेशंस थे वो उनका जो सामान था वो ले पाए थे। कैसे ले पाए थे? बिकॉज दे हैड डिफीटेड द फ्रेंच इन बैटल। क्यों? क्योंकि वो अभी ब्रिटिशर्स जो थे उनके पास रोसेटा स्टोन कैसे चल गया था? क्योंकि उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया था बैटल में, इसलिए उन्होंने रोसेटा स्टोन अपने साथ वो ले गए थे। एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको मिल रही है इन द पैराग्राफ दैट इज सेम पैराग्राफ, सी पैराग्राफ। सी पैराग्राफ की नीचे से 4th लाइन एवरीवन। आफ्टर द फ्रेंच सरेंडर अ डिस्प्यूट अरोज ओवर द फेट ऑफ द फ्रेंच आर्कोलॉजिकल एंड साइंटिफिक डिस्कवरी इन द इजिप्ट, कि जब फ्रेंच ने सरेंडर कर दिया कि अभी हमसे और लड़ा नहीं जाएगा, तब उनको ये हुआ कि क्या फ्रेंच के आर्कोलॉजीज और साइंटिफिक डिस्कवरीज उनके हाथ में है कि नहीं। फाइनली द ब्रिटिश टुक द स्टोन एज वन ऑफ द स्पॉइल्स ऑफ द वॉर्स टू द यूके इन फरवरी 1802। सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो वहां पर बची खुची चीज थी उन्होंने एज अ स्टोन, जो रोसेटा स्टोन था वो अपने साथ यूके में ले गए। अभी वो अपने साथ यूके में क्यों, कब लेकर गए? जब फ्रेंच ने सरेंडर किया, जब फ्रेंच हार गए थे। सो यहाँ से हमारा आंसर 10th का आ गया एवरीवन, वो डिस्प्यूट वाला जो हारने वाला था, डिफीटेड वाला। सो आंसर फॉर दिस इज ए। क्वेश्चन नंबर 11 to 13, अभी हमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन हमने इसमें से 3 ऑप्शंस को चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या उन्होंने पूछा है, विच 3 ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड टू रोसेटा स्टोन। रोसेटा स्टोन को इन तीनों में से क्या चीज हुई थी वाइल इन ब्रिटिश पोजेशन, जब वो ब्रिटिशर्स के पास ही था तब रोसेटा स्टोन के लिए क्या क्या हुआ था? ऑप्शंस आर बी, सी एंड ई। बी इज इट हैज बीन लेंट टू अदर म्यूजियम्स ऑन शॉर्ट टर्म लोन, कि इसको तो रोसेटा स्टोन को तो हम लोन के ऊपर भी देते थे बाकी म्यूजियम्स के लिए के पास। ऑप्शन सी, इट वॉज हिडन अंडरग्राउंड एट द टाइम ऑफ कन्फ्लिक्ट, कि जब वहां पर वॉर हो रहा था हमने उसको छुपाकर अंडरग्राउंड रखा हुआ था। ऑप्शन ई, अ कॉपी वॉज मेड ऑफ इट टू हेल्प प्लीज द इजिप्टियन हु वांटेड इट बैक, कि हमने इसकी सेम एक डिट्टो कॉपी बना दी थी इजिप्टियंस के वास्ते जिनको ये चीज वापस चाहिए थी। ये सारा कुछ तब हुआ था जब वो ब्रिटिशर्स के पास था रोसेटा स्टोन। एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको अलग अलग पैराग्राफ्स में मिलेगी, ई एंड एफ पैराग्राफ में मिलेगी। आपको पहले ई पैराग्राफ में जाना है फर्स्ट लाइन से। एक्सेप्ट व्हेन ऑन टेम्पररी लोन्स फॉर अदर म्यूजियम एग्जिबिट्स रोसेटा स्टोन हैज बीन एग्जिबिटेड इन म्यूजियम सिंस 1802। सो ब्रिटिश म्यूजियम में वो 1802 से ही है, लेकिन कभी कभी उसका टेम्पररी लोन जरूर हो जाता था। दैट मीन्स कि कभी कभी हम म्यूजियम में बाकी एग्जिबिट्स में भी जो रोसेटा स्टोन है इसको लोन पर दे देते थे। यहाँ से हमारा आंसर आ गया बी एवरीवन। सेम ही पैराग्राफ के नीचे से सेकेंड लाइन वहां पर लिखा है, रोसेटा स्टोन स्पेंट 2 years इन स्टेशन ऑन द पोस्टल ट्यूब रेलवे 50 feet अंडरग्राउंड। सो 2 साल जो था रोसेटा स्टोन अंडरग्राउंड भी रहा है, हिडन रहा है ना। दैट मीन्स कि यहाँ से हमारा आंसर आ गया एवरीवन सी।
अभी एफ पैराग्राफ में मूव कीजिए। एफ पैराग्राफ में आपको लाइन नंबर 3 से रीड करना है। वहां पर लिखा है हवास प्रपोज टू ड्रॉप हिज क्लेम फॉर द परमानेंट रिटर्न ऑफ रोसेटा स्टोन। जो डॉक्टर हवास थे उन्होंने कह दिया कि हाँ हमें रोसेटा स्टोन ना दो आप। इफ द ब्रिटिश म्यूजियम लोन्ड द स्टोन टू इजिप्ट फॉर 3 मंथ्स, अगर वो 3 मंथ्स के लिए जो लोन दे देते हैं उस स्टोन का, अगर ये पॉसिबल है तो उसको वापस नहीं चाहिए। फॉर द ओपनिंग ऑफ ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम, कि उनको ये अपना म्यूजियम ओपन करना है, सो इसलिए उनको 3 महीनों के लिए आप दे दो। एंड वुड प्रोवाइड अ कॉम्प्रोमाइज लाइफ साइज रेप्लिका ऑफ द रोसेटा स्टोन टू पुट ऑन डिस्प्ले इन द न्यूली ओपन राशीद नेशनल म्यूजियम। और फिर उन्होंने ये किया कि आप एक काम कर सकते हो, आप मुझे लाइफ साइज रेप्लिका का मतलब होता है एवरीवन कॉपी, कि आप मुझे रोसेटा स्टोन की कॉपी दे दो जो मैं अपने म्यूजियम में रख लूंगा। सो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया कि उन्होंने कॉपी भी मांग ली थी। सो हमारी 3 की 3 जो ऑप्शंस है वो सारी की ठीक होगी। उन्होंने म्यूजियम्स को बाकी को टेम्पररी भी लैंड भी किया था, उन्होंने उनको अंडरग्राउंड भी रखा था 50 फीट, फिर उन्होंने कॉपी भी उनकी जो मांगी थी वो हो गया था। सो हमारी ऑप्शंस आ गई बी, सी एंड ई। So this is the way everyone we solve our these categories. Now let's move to the second paragraph. The giant panda and global warming. So ये वाला पैसेज हमारा काफ़ी easy था. लेट्स मूव टू द सेकंड पैराग्राफ एवरीवन। इसकी कैटेगरी हमारे पास है जी बॉक्स ब्लैंक्स, जो आपको डिफिकल्ट लगती है। इसमें कुछ नहीं होता, उन्होंने सिर्फ सिनोनिम्स यूज़ किए होते हैं और हमें सेंटेंस वहाँ पर कुछ और होता है, हमने बस अपने सेंटेंसेस को उसका मीनिंग सेम रखना होता है, हमने ऐसे वर्ड्स को वहाँ पर फिट करना होता है। अभी क्वेश्चन हमारा क्या है जी, डिस्पाइट इट्स पॉपुलैरिटी, कि जितना मर्जी ये चीज़ पॉपुलर हो, जैंट पांडा इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। जो जैंट पांडा है जो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर में है, चाहे इसकी कोई भी चीज़ मर्जी हो। आंसर इज पॉपुलैरिटी, जितनी मर्जी पॉपुलैरिटी होने के बाद भी जो जैंट पांडा है वो अभी भी डेंजर में है। इसका आंसर एवरीवन हमें मिलेगा फर्स्ट पैराग्राफ में से। फर्स्ट पैराग्राफ में पहले उन्होंने जैंट पांडा की बात की कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, ठीक है। अभी हम सेकंड पैराग्राफ में जाएंगे। सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, दिस क्रिस्मेटिक एंड यूनिवर्सली लव्ड स्पीशीज इज वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड मोस्ट इंडेंजर्ड बियर्स, कि ये बियर सबसे इंडेंजर्ड है, इसकी बात तो होगी, ये रेयर भी है, दैट मीन्स कि ये डेंजर में है। लेकिन ये क्या है, इसको सारे के सारे लोग पसंद करते हैं, यूनिवर्सली इसको लव किया जाता है, और ये बहुत ही क्रिस्मेटिक है, दैट मीन्स कि इसमें ये बहुत ही यूनिक है, दैट मीन्स कि सभी लोग इसको पसंद करते हैं, ये हर जगह पर पॉपुलर है। सो यहाँ से यूनिवर्सली लव्ड से हमें आंसर मिल गया कि इन्होंने इसकी बात किया कि बहुत ही पॉपुलर था, इसकी पॉपुलैरिटी की बात की थी। यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया में ये काफ़ी पॉपुलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, प्रेफरिंग यूजुअली टू बी अलोन, ये वैसे तो हमेशा अकेला रहता है। दिस ईजिली डैश एनिमल लाइक्स टू स्विम, क्लाइंब ट्रीज, फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम फीड ऑन बैम्बू। ये वाले एनिमल को स्विम करना पसंद है, क्लाइंब करना पसंद है और बैम्बू को खाना पसंद है। ये कौन सा एनिमल है? दिस इजिली डैश एनिमल, आंसर फॉर दिस इज आइडेंटिफाइबल। इस एनिमल को ना हम दूर से भी पहचान सकते हैं, ऐसा एनिमल है। इसकी लोकेशन आपको अगेन सेकेंड पैराग्राफ में मिलेगी। सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट सेकेंड लाइन, दिस डिस्टिंक्टिव ब्लैक एंड वाइट क्रिएचर, ये जो डिफरेंट सा अलग सा दिखने वाला ब्लैक एंड वाइट क्रिएचर है, टिपिकली लीड्स अ सॉलिटरी लाइफ। सॉलिटरी का मतलब होता है जी लोन, एक अकेली लाइफ ये जीता है, चाहे ये काफी डिस्टिंक्टिव है, डिफरेंट है, दैट मीन्स आइडेंटिफाइबल है ना। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी आइडेंटिफाइबल। क्वेश्चन नंबर 16, द जैंट पांडा इज लो इन नंबर्स, जैंट पांडा का नंबर काफी कम है, बिकॉज ऑफ डैश, किसी चीज की वजह से, एंड लॉस ऑफ हैबिटेट, एक तो उसका घर नहीं बचा और किसी और चीज की वजह से उसका जो नंबर है वो काफी कम है। आंसर इसका है जी 16 का हंटिंग, किसकी हंटिंग की वजह से जिसका नंबर है वो काफी कम है। एवरीवन थर्ड पैराग्राफ में मूव कीजिए एवरीवन। थर्ड पैराग्राफ की लाइन नंबर 2 में वहां पर हमें डेट टाइम पीरियड दे दिया उन्होंने, मेनली ओइंग टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, दैट मीन्स कि उनका हैबिटेट खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, राइट। यहाँ पर लॉस ऑफ हैबिटेट की बात पहले क्वेश्चन में होगी थी। एंड पोचिंग, नाउ एवरीवन पोचिंग तो आपको पता है ना, पोचिंग हम हंटिंग को बोलते हैं। सो यहाँ से हमारा 16 का आंसर आना था जी पोचिंग, हंटिंग, दैट मीन्स। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि ये सारी की सारी ऑप्शंस जो थी हमारे पास पहले से अवेलेबल थी, हमने इन ऑप्शंस में से अपना आंसर लगाना था। अभी वहां पर पोचिंग लिखा है, पोचिंग में से इसका कौन सा ये सिनोनिम है वो वर्क कर रहा है, दैट वाज हंटिंग। अगर आपको वैसे भी नहीं पता तो आप आईएनजी जैसे वर्ड्स भी मैच कर सकते हो, तो आपको इजिली वो अपने आंसर जो है वो मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 इज, ऑल्दो ऑफिशियली अ डैश बैम्बू इज इट्स प्रेफर्ड फूड, कि वैसे तो ये कोई चीज है लेकिन ये अक्सर बैम्बू को जरूर खाता है, लेकिन ये है क्या? इट इज अ कार्निवोर, वैसे ये मीट ईटर है। अभी ये इसकी लोकेशन एवरीवन हमें मिली थी ना इन द पैराग्राफ नंबर 4। पैराग्राफ नंबर 4 में अगर आप रीड करो वहां पर लिखा है जी,
जियान पांडा ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फीड ऑन बैम्बू, ज़्यादातर ये बैम्बू ही खाता है। इन स्पाइट ऑफ इट्स टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन एज अ मीट ईटर, वैसे तो हम ये बोलते हैं कि ये मीट ईटर है, लेकिन ये खाता फिर भी बैम्बू ही है। मीट ईटर से हमें पता चल गया कि ये कार्निवोर है। सो यहाँ से हमारा 17 का आंसर आ गया जी, कार्निवोर। सिनोनिम्स यूज हुए हैं और कुछ नहीं है। 18th, a recent study has shown that global warming will have dash effects on bamboo in giant panda habitat, कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो कैसा इफेक्ट पड़ेगा बैम्बू के ऊपर। आंसर इज नेगेटिव, बहुत ही बैड नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। एवरीवन सेम पैराग्राफ में मूव कीजिए। सेम पैराग्राफ में लाइन नंबर 3 में हमें गिवन है चेंजिंग क्लाइमेट। चेंजिंग क्लाइमेट में अफेक्ट द मोस्ट स्पीशीज ऑफ बैम्बू की, ये जो चेंजिंग क्लाइमेट है, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये जो कॉमन स्पीशीज है बैम्बू की, उनको अफेक्ट कर सकता है। The carpet of the forest floors of the prime giant panda habitat in the northwestern China, कि ये जो यहाँ पर जो फॉरेस्ट की फ्लोर बनी हुई है उनके, उससे क्या हो सकता है, उसको अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है जी, बैम्बू डायोस वुड एक्सक्लूसिवली कॉज दिस जायंट पैंडा हैबिटेट टू बिकम इनहॉस्पिटेबल, कि अगर तो बैम्बूज ही खत्म हो गए, डाई ऑफ हो गए, दैट मीन्स कि इफेक्ट कैसा पड़ा, नेगेटिव पड़ा ना, क्योंकि हमारे बैम्बूज ही खत्म हो रहे हैं। सो यहाँ से हमारा 18th का आंसर आ गया जी, नेगेटिव डाई ऑफ से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। अभी हमने बताना है कि कौन से क्वेश्चन हमारे पास, हमने इसका डायरेक्ट आंसर देना है। 3 वर्ड्स की लिमिट है हमारे पास, हम 1 वर्ड भी यूज कर सकते हैं, नंबर भी यूज कर सकते हैं, सॉरी। 19th क्वेश्चन इज, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ वाइल्ड जायंट पांडास लिव इन क्विनलिंग माउंटेन्स, की क्विनलिंग माउंटेन्स में कितने परसेंटेज जो वाइल्ड जायंट पांडास है वो रहते हैं। आंसर इज 17%, 17% वहां पर रहते हैं। इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलेगी। क्विनलिंग, हमने माउंटेन्स को देखना था कहाँ पर मिले हैं, हमें यहाँ पर क्विनलिंग माउंटेन्स मिल गए। अभी वहाँ पर उन्होंने हमसे सिंपल परसेंटेज पूछी है, यहाँ पर हमें 17% डायरेक्ट दिख रहा था, हमने यहाँ से लगा देना था। अभी कैसे रीड कर लेते हैं एक बार। सेकंड लाइन से, द क्विनलिंग माउंटेन आर होम टू अबाउट 275 वाइल्ड जायंट पांडास, हमारे पास कितने वाइल्ड जायंट पांडास, लेकिन उन्होंने नंबर नहीं पूछा, उन्होंने प्रपोर्शन पूछी थी। विच अकाउंट्स फॉर 17% ऑफ द रिमेनिंग वाइल्ड पॉपुलेशन, उन्होंने भी हमसे पूछा कि फॉरेस्ट एरिया में जो वाइल्ड पॉपुलेशन है उनकी प्रोपोर्शन कितनी है, वो थी जी 17%। सो यहाँ से हमारा आंसर 19th का क्या आ गया, इट इज 17%। क्वेश्चन नंबर 20th, वट इज द रीजन दैट मेक्स द जायंट पांडा सो वल्नरेबल टू चेंजेस इन द क्लाइमेट, कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से जो जायंट पांडास है वो रिस्क पे हैं, अगर क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं तो उनके ऊपर भी रिस्क पड़ेगा, ऐसा इसका रीजन क्या है। आंसर फॉर दिस इज आइसोलेशन या जोग्राफिक आइसोलेशन। अभी इसका रीजन एवरीवन आपको गिवन है इन द पैराग्राफ साइंटिस्ट स्टडीड पॉसिबल सिनेरियोज वाला। आपको पैराग्राफ, अभी यही सेम पैराग्राफ जो हमने पहले रीड किया था क्लाइमेट चेंज वाला, राइट। लाइन नंबर 5 में आपने मूव करना है, वहां पर लिखा है, जियोग्राफिक आइसोलेशन ऑफ दीज जायंट पांडा मेक देम पर्टिकुलरली वायबल फॉर कंजर्वेशन, कि हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्यों, उसका रीजन क्या है, क्योंकि उनकी जियोग्राफिक लोकेशन ऐसी है, जैसे उनकी जियोग्राफिक लोकेशन है उसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि हमें जायंट पांडास को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बट ससेप्टिबल टू क्लाइमेट चेंज। नहीं तो ये क्या है, ये अभी हम डाउट में कि क्लाइमेट चेंज इसके ऊपर क्या कर पाएगा। सो उन नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, क्लाइमेट चेंज उनको खत्म कर देगा। सो उनकी जियोग्राफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो व्हाट वाज द रीजन हियर, आंसर इज द जियोग्राफिक आइसोलेशन। Let's move to the next question. Question number 21. Which aspect of bamboo make it dangerous sole food source? उन्होंने बोला ऐसी कौन सी आस्पेक्ट, ऐसा कौन सा फीचर, ऐसा कौन सा एरिया है बैम्बू का जिसकी वजह से ये सिर्फ एक ऐसा फूड है जो डेंजरस हो सकता है। आंसर इज रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसके अकॉर्डिंग। एवरीवन, इसकी लोकेशन हमें मिल रही है, बैम्बू इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम वाले पैराग्राफ में, अपने लाइन नंबर 3 से रीड करना है। बैम्बू कैन बी अ रिस्की क्रॉप, रिस्की इज इक्वल्स टू डेंजरस, वो डेंजरस हो सकता है। टू स्टेक सर्वाइवल ऑन बिकॉज ऑफ इट्स रिप्रोडक्टिव साइकिल, की अगर हम सिर्फ स्टेक का मतलब ओनली सोल, अगर हम सिर्फ बैम्बू के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं तो ये एक रिस्की क्रॉप है। क्यों, क्योंकि इसका रिप्रोडक्टिव साइकिल बहुत ही कम है, ये 40 से 120 ईयर्स में डाई ऑफ हो जाते हैं। सो रिप्रोडक्टिव साइकिल की वजह से ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। सो आंसर हमारा यहाँ से आ गया रिप्रोडक्टिव साइकिल। Question numbers 22 everyone. Where did scientists find evidence that bamboo growth and decline mirror negative and positive climate change? ऐसी कौन सी जगह पर है, कैसा कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हमें साइंटिस्ट ने एविडेंस फाइंड किया है कि अगर बैम्बू की ग्रोथ हो रही है और उसमें डिक्लाइन हो रहा है वो सेम ही है जो क्लाइमेट चेंज में नेगेटिव और पॉजिटिव हो रहा है। आंसर इज फॉसिल रिकॉर्ड, कि जैसे क्लाइमेट चेंज होएगा वैसे ही बैम्बू के ऊपर भी चेंज आएगा। ये एकदम चीज़ क्लियर है और ये हमें पता चला है फॉसिल रिकॉर्ड से। कैसे एवरीवन, फर्स्ट पेज पर लास्ट सेकंड पैराग्राफ जो आपका है ना, वहां से आपने रीड करना है।
साइंटिस्ट टू डेट हैव स्टडीड बैम्बू, उन्होंने बैम्बू के ऊपर स्टडी की है, बट देयर इज लिमिटेड हिस्टोरिकल प्रूफ, लेकिन हमारे पास हिस्टोरिकल प्रूफ है लेकिन वो लिमिटेड है। प्रूफ मतलब एविडेंस, क्वेश्चन हमारा एविडेंस के ऊपर है। कहाँ पर फाउंड करते हैं जी? फाउंड इन फॉसिल रिकॉर्ड। वो एविडेंस हमें फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है। दैट डज इंडिकेट दैट बैम्बू डेवलपमेंट हैज फॉलोड बेनिफिट एंड डिवास्टेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। बेनिफिट्स मतलब पॉजिटिव, डिवास्टेशन मतलब नेगेटिव। क्लाइमेट चेंज में जो पॉजिटिव और नेगेटिव होएगा उससे बैम्बू की डेवलपमेंट के ऊपर फर्क पड़ेगा। हमें कहाँ से पता चला? फॉसिल रिकॉर्ड से। सो यहाँ से हमारा 22 का आंसर आ गया जी, फॉसिल रिकॉर्ड्स। Let's move to the next question. Question number 23, everyone. What can authorities create to let giant pandas move to different habitats? कि ऐसा authorities क्या काम कर सकती हैं कि giant जो pandas हैं वो अलग अलग habitats में move कर जाएं in order to avoid starvation, ताकि वो उनकी जो भूख है वो खत्म कर दें। ऐसे गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है? आंसर इज वो ब्रिजेस बना सकती है या नेचुरल ब्रिजेस बना सकती है। एवरीवन, ये जो फर्स्ट पेज पर लास्ट पैराग्राफ है ना, वहां से आपका आंसर मिलेगा। लास्ट थर्ड लाइन में आपको अथॉरिटीज मिलेगा। फॉर अथॉरिटीज टू डेवलप प्रोएक्टिव प्लानिंग टू प्रोटेक्ट एरियाज विद द क्लाइमेट इंक्रीज देयर पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फूड सोर्सेज। उन्होंने बोला कि उनको एक प्रोग्रामिंग को डेवलप करना चाहिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि उनको बनाना क्या चाहिए। यहाँ पर है फॉर अथॉरिटीज टू बिगिन मेकिंग, मेकिंग मतलब क्रिएट करना। क्रिएट क्या किया? नेचुरल ब्रिजेस क्रिएट किए टू अलाउ जायंट पैंडास टू एस्केप फ्रॉम बैम्बू फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है जी जब फूड की कमी हो, लैक ऑफ फूड हो। सो अगर वहां पर स्टारवेशन हो रही है, बैम्बू से वहां पर स्टारवेशन हो रही है, तो उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने बनाया है जी नेचुरल ब्रिजेस। यहाँ से हमारा 23 का आंसर आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी एवरीवन। हमारे पास अभी क्या है? मैचिंग द सेंटेंसेस। ये भी बहुत सारे बच्चे जिनको ये काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन इसमें हमने कुछ नहीं करना है। जैसे हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, हमने सेम वे उसी वे में इसको सॉल्व करना है। हमने अपने कीवर्ड को फोकस जरूर करना है, उस कीवर्ड को देखकर ही हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? द मिचिगन स्टडी हैज रिवील्ड क्लाइमेट चेंज विल लीड टू। मिचिगन स्टडी के अकॉर्डिंग जो क्लाइमेट चेंज है उससे कुछ होएगा। क्या होएगा जी? आंसर इज सी, मेजर चेंजेस इन जायंट पांडा हैबिटेट। की जो जायंट पांडा का हैबिटेट है उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ये हमने मिचिगन स्टडी से पता किया है। एवरीवन, इसकी लोकेशन हम देखते हैं। मिचिगन की लोकेशन अभी हमें लास्ट पैराग्राफ में मिली थी। मिचिगन की स्टडी के रिजल्ट्स हमें यहाँ पर शो हुए थे। लाइन नंबर 2 में गिवन है देयर मॉडल्स प्रिडिक्ट, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है क्लाइमेट चेंज कुड रिड्यूस, उससे क्या होएगा जी? रिड्यूस जायंट पांडा हैबिटेट फॉर नियरली 60% ओवर द नेक्स्ट 70 ईयर्स। की आने वाले 70 ईयर्स में जो जायंट पांडा का हैबिटेट है वो 60% से कम हो जाएगा। ये उन्होंने प्रिडिक्ट किया, दैट मीन्स क्लाइमेट चेंज से ये चीज़ हो जाएगी। क्या हुआ एवरीवन? जो जायंट पांडा का हैबिटेट था उसमें मेजर चेंजेस आ गए, वो कम हो जाएगा। आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 25, द मिचिगन स्टडी हैज एडवाइज्ड दोज रिस्पॉन्सिबल टू। मिचिगन स्टडी ने ये एडवाइस किया है कि जो बंदे रिस्पॉन्सिबल है, किसके वास्ते रिस्पॉन्सिबल है? आंसर इज ई, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एरियाज वेयर जायंट पांडास कैन हैव प्रोटेक्टेड स्टेटस। कि उन्होंने ये एडवाइस किया है कि जो रिस्पॉन्सिबल है कि हमें अमाउंट ऑफ एरियाज को इंक्रीज करना चाहिए ताकि वह वहाँ पर प्रोटेक्टेड वे में, सेफ वे में, सिक्योर वे में रह सके। एवरीवन, इसकी लोकेशन भी लास्ट पैराग्राफ में है। लास्ट पैराग्राफ में लाइन नंबर 3 से आपको रीड करना है। द रिसर्च प्रोवाइड्स कंपेलिंग एविडेंस ऑफ द नीड to increase protected areas development in many of the ranges of the current giant panda distribution। कि हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रोटेक्टेड एरियाज को इंक्रीज करना चाहिए। दैट मीन्स उन्होंने एडवाइस दिया ना कि हमें एरियाज को इंक्रीज करना चाहिए। इवन देन इन द नेक्स्ट स्लाइड दे हैव रिटन दैट इंडिपेंडेंट कंजर्वेशनिस्ट हैव आल्सो एडवाइज, उन्होंने एडवाइस किया है चाइना नीड्स टू इंश्योर इंक्रीज कनेक्टिविटी बिटवीन करंटली एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल फ्यूचर सूटेबल टेरिटरीज। की चाइना को देखना चाहिए कि अभी उनके पास कौन से एरियाज हैं, सूटेबल एरियाज हैं, ताकि वो जायंट पांडास को रख सके। सो एडवाइस किसके ऊपर दी? कि ताकि हम अपने उनके एरियाज को इंक्रीज कर सके, उनको प्रोटेक्टेड स्टेटस, सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। क्वेश्चन नंबर 26, मोर टाइम इज नीडेड इन ऑर्डर टू अग्री ऑन हाउ टू। हमें और भी ज़्यादा टाइम चाहिए ताकि हम अग्री कर पाएँ कि हम कैसे करेंगे। कैसे कि क्या करेंगे? हम डिफरेंट पॉपुलेशन हैबिटेट्स को मूव कैसे करेंगे। आंसर इसका है जी बी। अगेन एवरीवन, लास्ट पैराग्राफ में जाइए, उसकी लास्ट लाइंस, लास्ट फोर्थ लाइन से रीड करना है आपने। However, although the Michigan study does not refer to it, it is clear that more time is needed। हमें और भी ज़्यादा टाइम चाहिए। To decide, हम डिसाइड करना है
about maintaining these links between areas of good giant panda habitat and conserving habitats of other species। कि हमें ये देखना है कि हम giant panda के habitat को भी बचा कर रखें और बाकी species को भी conserve करना है, उसको उसके अंदर उसके बीच में हमें लिंक मेंटेन करना है या नहीं करना है, इसके लिए हमें और भी ज़्यादा टाइम चाहिए। दैट मीन्स हमें डिसीजन लेने के लिए और भी ज़्यादा टाइम चाहिए। सो यहाँ से बी आंसर आ गया कि वो मूव कर पाए, डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में उनमें लिंक हो पाए, उसके लिए हमें और ज़्यादा टाइम चाहिए। सो बी आंसर आ गया। लेट्स मूव एवरीवन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सो इस पैसेज में है हमारा कैटेगरी जो है, हमने ऑथर्स को मैच करना है जो हमें डिफिकल्ट लगता है। लेट्स एवरीवन मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 27। सो द क्वेश्चन हियर एवरीवन इज, resistant bacteria can develop if doctors do not prescribe enough antibiotic। कि तब बैक्टीरिया हमारा रेजिस्टेंट हो जाएगा, तब हमारा बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जब डॉक्टर्स ने अच्छे तरीके से हमें दवाई नहीं दी है। ये किसने बोला था? ये बोला था जी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सो हमारा इसका आंसर है जी ए एफ। इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलती है इन द पैराग्राफ, जो आपका फर्स्ट पेज पर पैराग्राफ होएगा ना, सेकेंड पेज पर जो पैराग्राफ है, जो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाला पैराग्राफ है, उसमें आपको नेम मिलना था जी सेंटर में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वार्नड द साइंटिफिक कम्युनिटी, उसने वार्निंग दी है जी, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू स्मॉल डोजेज। अगर तो हमने मेडिसिन दी है लेकिन बहुत ही कम मेडिसिन दी है, टू स्मॉल डोजेज दिए हैं, लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो हमारे पास एक ऐसा बैक्टीरिया आ जाएगा जिसके ऊपर मेडिसिन का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। सो हमारे पास रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बन जाएगा अगर हमने बहुत ही कम मेडिसिन दी है। ये किसने बोला था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सो यहाँ से हमारा आंसर इसका आ गया ए एफ। अभी हमने ए एफ ही क्यों लिखा है? क्योंकि उन्होंने यूज बोला है राइट द करेक्ट इनिशियल्स, कि आपको सिर्फ इनिशियल्स ही लिखने हैं। सो दैट्स व्हाई। Question number 28 everyone. Society may again have to face infectious diseases that were previously thought treatable। कि सोसाइटी को फेस करनी पड़ेगी इन्फेक्शियस डिजीजेस, बहुत ही डेंजरस डिजीजेस जो हमने पहले सोचा था कि हम इसको ट्रीट कर देंगे। अभी एवरीवन इस कैटेगरी को सबसे इजी फंडा जो है सॉल्व करने का वो ये है कि आप सबसे पहले इन इंसानों के नेम को सर्कल कर लो। जहां जहां आपको ये इंसान मिले आपने उनका डायलॉग रीड कर लेना है, फिर आपने इस क्वेश्चंस को आना है और एमसीक्यूज की तरह सॉल्व करना है, एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले आपने इंसानों को ही पढ़ना है। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन था कि सोसाइटी को क्या करना चाहिए। सोसाइटी को अगेन डेंजरस डिजीजेस फेस करनी पड़ेंगी जो उन्होंने पहले की थी। पहले उनको लगा था वे ट्रीट हो जाएंगी, ये बोला था जी ईमा थॉमसन ने। अभी इसकी लोकेशन आपको मिलती है इन द पैराग्राफ नंबर एवरीवन, पैराग्राफ सेकेंड पेज पर जो आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का पैराग्राफ है ना, वहां पर आपको सेंटर में ईमा थॉमसन का नेम मिलेगा, नीचे से फोर्थ लाइन में वहां पर उन्होंने लिखा है जी ईमा थॉमसन ने, अ कंटिन्यूअस रेस टू डिस्कवर न्यू एंड डिफरेंट एंटीबायोटिक्स रिजल्ट इन एन अटेम्प्ट टू कीप ह्यूमैनिटी फ्रॉम लूजिंग ग्राउंड इन बैटल अगेंस्ट इन्फेक्शंस। कि हम तो बहुत ज़्यादा रेस में है कि हमें इसका भी इलाज मिल जाए उसका भी इलाज मिल जाए। द फियर इज दैट, लेकिन हमें किसी चीज़ का डर है। वो डर क्या है? द फियर इज दैट वी विल इवेंचुअली फेल टू कीप अप विद दिस रेस। कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बीमारियों की दवाई नहीं फाइंड कर पाएंगे। दैट पीपल मे अगेन फेस लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। की लोगों को दोबारा से जो डेंजरस डिजीज है उनको फेस करना पड़ेगा। सो यहाँ से किसने बोला था इसके बारे में? ईमा थॉमसन है ना। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी ET28 का। क्वेश्चन नंबर 29 एवरीवन। 29th क्वेश्चन हियर इज, यूजिंग एंटीबायोटिक्स एज अ प्रिवेंटेटिव मेजर इज की फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सो जैसे हम एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं अपने दवाइयाँ की तरह, वो ही एक मेजर चीज है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रही है। एवरीवन इसका आंसर है जी GH, विच इज जॉर्जना हैनस। इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलेगी वो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाला पैराग्राफ, लाइन नंबर 3 में जॉर्जिना का हमें नेम गिवन था। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इज व्हेन एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट डिसऑर्डर्स। कि अगर हम दवाइयों को बीमारियां सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे फॉर विच दे हैव नो एफिशिएंसी, एक ऐसी बीमारी के लिए हम दवाई यूज करेंगे जिससे वो बीमारी सॉल्व हो ही नहीं सकती, सच एज कॉमन कोल्ड और अदर वायरल कंप्लेंट्स, एंड वेन दे आर यूज वाइडली, और जब हम उस चीज को बहुत ही ज्यादा यूज कर लेते हैं रादर देन ट्रीटमेंट, बिकॉज दिस एक्सपोजेस मोर बैक्टीरिया टू सिलेक्शन फॉर रेजिस्टेंस। सो जितनी हम ज्यादा दवाई यूज करेंगे, चाहे उसका फर्क पड़े चाहे ना पड़े, तो उससे बैक्टीरिया और रेजिस्टेंट हो जाएगा, उससे बैक्टीरिया के ऊपर बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो ज्यादा एंटीबायोटिक्स यूज करने से भी जो हमारी बॉडी है, जो हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, वो डेवलप हो जाती है। ये बोला था जॉर्जिना ने। सो आंसर आ गया GH। क्वेश्चन 30th।
better practice in fish farms when dealing with disease is too late when it comes to spread of antibiotics in the environment around the fish farm. अभी उन्होंने बोला है कि फिश फार्म का बेटर प्रैक्टिस है कि वो डिजीज के साथ बहुत ही लेट डील करते हैं और तब तक तो वो उनके इन्वायरमेंट में फैल जाती है, राइट. सो अभी फिश फार्म की बात ना सिर्फ एक इंसान ने की थी, दैट वाज जो हार्डविच, और इसी ने सिर्फ फिश फार्म के बारे में बात की थी. तो यहाँ से हमारा आंसर आना था फिश फार्म वाला. एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको मिलेगी जो फर्स्ट लास्ट सेकेंड पैराग्राफ है अनदर प्रॉब्लम वाला, उसमें सिर्फ फिश फार्मिंग की बात हुई है, राइट. फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स की बात हुई है, यहीं पर सिर्फ उन्होंने फिश फार्मिंग इंडस्ट्री की बात की थी. नीचे से थर्ड लाइन में आपको फिश फार्मर मिलेगा जो हार्डविच एक्सप्लेन्स, उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया. टुडे वैक्सीन्स आर रिप्लेसिंग द एंटीबायोटिक पैलेट्स एज ट्रीटमेंट फॉर डिजीज बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन. कि आज के टाइम में हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं ट्रीटमेंट डिजीज करने का, लेकिन तब तक तो डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाती है. दैट मीन्स कि हम बहुत ही लेट दवाई लेकर आते हैं. ये बोला था जो हार्डविच ने. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया JH. Question number 31. Drug companies may not be able to keep finding new antibiotics to fight lethal रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस. वो उन्होंने बोला है कि मे बी अभी कंपनीज के पास, कंपनी अभी ना फाइंड कर सके, कंपनी अभी ना न्यू रिसर्च कर पाए उन दवाइयों के ऊपर जो डेंजरस डिजीजेस हमें बचाती हैं. दैट मीन्स कि अभी हम उसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर पाएंगे. ये हमने रीड किया था, दैट वाज ईमा थॉम्सन ने ये चीज़ बोली थी. कैसे बोली थी जी एवरीवन? इन्होंने ईमा थॉम्सन ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले पैराग्राफ में ये बोला था इन द लाइन नंबर नीचे से फोर्थ. एक्सप्लेन्स, ईमा थॉम्सन एक्सप्लेन्स दैट चैलेंज फेसिंग द ड्रग इंडस्ट्री भी एक मुश्किल फेस कर रही है. वो क्या है कि हम रेस में तो लगे हुए हैं कि हमें न्यू और अलग तरह की दवाई चाहिए, एंटीबायोटिक चाहिए, लेकिन इससे हमें ऐसा लग रहा है रिजल्ट इन एन अटेम्प्ट टू कीप ह्यूमैनिटी फ्रॉम लूजिंग द ग्राउंड इन द बैटल अगेंस्ट इन्फेक्शन. लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्शन अभी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी और ह्यूमैनिटी लूज कर जाएगी. क्यों? क्योंकि अभी हम फेल हो जाएंगे. द फेयर इज दैट वी विल इवेंचुअली फेल, कि हम फेल हो ही जाएंगे. रेस में इन्फेक्शन हमसे आगे निकल जाएगी और हम पीछे रह जाएंगे. दैट मीन्स हम उसका सोल्यूशन नहीं फाइंड कर पाएंगे. अब ये किसने बोला था? ईमा थॉम्सन ने. यहाँ से एवरीवन 31 का हमारा आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 32 सॉरी. All the patient's infection must be destroyed by prescribed antibiotics in order to stop resistance growing. कि जो पेशेंट की इन्फेक्शन है हमें उसको सारी की सारी को खत्म करना पड़ेगा ताकि हम रेजिस्टेंस को स्टॉप कर सके. आंसर इज आई. एंड इयान निकल्सन ने इसके बारे में बोला था. इसकी लोकेशन आपको मिलेगी इन द पैराग्राफ. यस एवरीवन, जो फर्स्ट पेज पर सेकंड पैराग्राफ है ना, उसकी सेकंड लाइन में वहाँ पर डॉक्टर इयान निकल्सन की बात हुई है. एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक सिलेक्शन requires that as close as possible of 100% of infecting organism to be killed off. कि जो इन्फेक्शन वाला ऑर्गेनिज्म है हमें उसको 100% मारना पड़ेगा टू अवॉइड सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, ताकि हम उसकी रेजिस्टेंस को खत्म कर सके. दैट मीन्स कि हमें इन्फेक्शन को सारा का सारा खत्म करना पड़ेगा ताकि वो रेजिस्टेंस ना डेवलप कर पाए. सो यहाँ से हमारा आंसर 32 का आ गया. इयान निकल्सन, IN. क्वेश्चन नंबर 33. इलीसिट एंटीबायोटिक. इलीसिट का मतलब होता है एवरीवन इलीगल जो एंटीबायोटिक सेल्समैन है हार्डली एवर फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फॉर कीपिंग द एंटीबायोटिक्स इन द राइट वे. वो बहुत ही कम है कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे. आंसर इसका है जी CO चैनबो ओंकोनावा. इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलेगी इन द पैराग्राफ, वो बिग वाला पैराग्राफ, राइट, जो उसकी नीचे से फोर्थ लाइन हमें वहाँ पर उसका नेम मिल गया. अ फार्मास्यूटिकल होलसेलर की बात होगी. डिस्क्राइब द प्रॉब्लम. ऑल्दो लोकल रेगुलेशंस, हमारे पास रूल्स हैं, मे रिक्वायर फार्मासिस्ट टू स्टोर ड्रग्स इन एयर कंडीशन प्रेमिसेस, की हमें दवाइयाँ रखनी है, हमें ठंडी जगह पर ही दवाइयाँ रखनी है. मोस्ट अंडरगो फ्रीक्वेंट पावर आउटेजेस, लेकिन ऐसे हमारे पास वेयर हाउसेज हैं जहाँ पर पावर ही नहीं होती. सो जो अनऑथोराइज, जो इलीगल डीलर्स हैं वो तो बिल्कुल भी ऐसी जो गाइडलाइंस इनको फॉलो करते नहीं है, वो तो इनको फॉलो करने के लिए थोड़ी सी टेंशन भी नहीं दिखाते. सो ये किसने बोला था? CO ने. सो यहाँ से हमारा 33 का आंसर आ गया जी, CO. Let's move to the next question category, true false not given. So question number 34 is the current definition of an antibiotic only includes drug originating from live organisms. की जो अभी हमारे पास definition है कि antibiotics क्या होती हैं, वो सिर्फ जो live organism से हमने drugs निकाली हैं उसकी definition है. Answer is false. ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. अभी ऐसा क्यों नहीं है? इसकी location everyone आपको मिलेगी इन द फर्स्ट पैराग्राफ ओनली. फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा है जी एंटीबायोटिक एक ड्रग है
जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल कर देती है। अभी उन्होंने सेकेंड लाइन में बताया कि एंटीबायोटिक्स जो है वो हम लिविंग बॉडी से भी निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि अभी एंटीबायोटिक्स उस टर्म के ऊपर भी है जो सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल है, दैट मीन्स कि जो हम आर्टिफिशियल दवाइयाँ बनाते हैं उससे भी एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहे थे नहीं, सिर्फ नेचुरल वे में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम बनाते हैं उससे ही होएगा। सो यहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्राडिक्ट करके क्या हो गया जी, फॉल्स। सो क्वेश्चन नंबर 35 इज antibiotic resistance is a significant issue in both first and second world countries. सो जो एंटीबायोटिक है वो बहुत ही एक बिगर इशू है फर्स्ट वर्ल्ड में और सेकंड वर्ल्ड में, दैट मीन्स कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहाँ पर भी और जो अंडर डेवलप्ड है वहाँ पर भी। आंसर फॉर दिस इज टू एवरीवन। इसकी लोकेशन हमें मिलेगी जी सेकंड पेज पर, जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना उसमें। यस, सो वहाँ पर लिखा है जी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम, दैट मीन्स कि सिग्निफिकेंट इशू इन बोथ डेवलप्ड, जो डेवलप्ड है वो वहाँ पर भी, और जो अंडर डेवलप्ड है दैट मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड दोनों में ही ये एक मेजर इशू बन गया है। यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी ट्रू। Question number 36. Now 36th question is, some hospitals nowadays have to fund new antibiotic research themselves. कुछ हॉस्पिटल्स को खुद ब खुद ही फंडिंग करनी पड़ती है एंटीबायोटिक रिसर्च के वास्ते। आंसर इज नॉट गिवन, क्योंकि हॉस्पिटल्स और रिसर्च की बात यहाँ पर नहीं बोली कि उन्होंने उनको खुद ब खुद फंडिंग करनी पड़ती है, ऐसी उन्होंने बात बिल्कुल भी नहीं की है। यहाँ पर ड्रग इंडस्ट्री की बात हुई है कि वो ऐसे रिसर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक हॉस्पिटल के खुद रिसर्च करने की बात नहीं हुई, इसलिए हमारा आंसर 36 का नॉट गिवन चला गया। क्वेश्चन नंबर 37. 37 इज क्लाइमेट कंडीशंस इन सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका कैन डैमेज एंटीबायोटिक्स इन देयर कंटेनर। कि जैसे अफ्रीका में क्लाइमेट की कंडीशंस है उसकी वजह से जो एंटीबायोटिक्स है वो खराब हो सकती हैं कंटेनर्स में। आंसर इज ट्रू, क्योंकि अफ्रीका में कुछ टाइम वहाँ पर गर्म भी हो सकता है, सो उसकी वजह से जो सामान है वो खराब हो जाएगा। एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको मिल रही है इन द पैराग्राफ, बिग वाला पैराग्राफ। यस एवरीवन, आपको मिलेगी। अफ्रीका की बात इस पार्ट में हुई थी, आपको इस पैराग्राफ की नीचे से 5th लाइन में मिलेगा। यहाँ पर गिवन है बट ऑल्सो ट्रॉपिकल कंडीशन सच एज दोज ऑफन फाउंड इन अफ्रीका। की कंडीशन, ट्रॉपिकल कंडीशन ऐसी कि अफ्रीका में हमें मिलती हैं, रेडिली कॉज डिग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कंपाउंड। सो मेडिकल जो कंपाउंड्स है वो खराब हो जाएंगे, वो डिग्रेड हो जाएंगे अफ्रीका में उनकी कंडीशंस के कारण, उसके वेदर के कारण। यहाँ से भी 37 का आंसर आ गया जी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 38. रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इन फूड कैनॉट बी पास्ड ऑन टू ह्यूमन हु ईट इट। कि अगर तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है और वो फूड में है तो ह्यूमन जो इसको खा रहा है उसमें वो पास ऑन नहीं होंगे। आंसर इज फॉल्स, क्योंकि वो पास ऑन हो जाएंगे। एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको लास्ट सेकंड पैराग्राफ में मिल रही है लाइन नंबर 2 में। दीज रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन कंटेमिनेट द फूड्स। उन्होंने फूड को भी खराब कर दिया, दैट कम फ्रॉम दीज एनिमल, जो इस एनिमल से आता है फूड उसको भी वो कंटेमिनेट कर रहे हैं। एंड पर्सन हु कंज्यूम दीज फूड्स कैन डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। सो जो पर्सन इसको खा रहा है उसके अंदर भी ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की इन्फेक्शन जो है वो फैल सकती है। सो यहाँ से हमारा आंसर 38 का आंसर कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। वो बोल रहे हैं नहीं उनका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो बोल रहे हैं इंपैक्ट पड़ेगा। लाओ लास्ट क्वेश्चन हमारे पास डायग्राम था, उन्होंने बोला था ये छोटू चीज जो आ रही है, जो फिश खा भी रही है, जो एंटीबायोटिक यहाँ पर स्प्रेड कर रहे हैं हम मेरीन इन्वायरमेंट में, इसको डैश विद एंटीबायोटिक गिवन टू द फूड। ये एंटीबायोटिक तो हम देते हैं, लेकिन इसके साथ हम और कोई चीज भी दे रहे हैं। आंसर इज पैलेट। जो फिश फूड की पैलेट है हम उनको एंटीबायोटिक्स के साथ दे रहे हैं। एवरीवन, ये फिश वाला जो पैराग्राफ था ना हमारा लास्ट सेकंड, उसमें हमें मूव करना पड़ेगा। फिश फार्म वाले पैराग्राफ में नीचे से एवरीवन 6th-7th लाइन वहां पर लिखा है जी टू कॉम्बैट द डिजीज। अगर हमने डिजीज को स्प्रेड होने से रोकना है एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स वर एडेड टू, एंटीबायोटिक्स ऐड किए जाते हैं। किस में ऐड किए जाते हैं जी? फिश फूड पैलेट में। दैट मीन्स कि फिश फूड पैलेट के साथ साथ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स वाज ऑलरेडी गिवन। 37 का आंसर, 39 का आंसर आ गया जी फिश फूड पैलेट्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में ये चीज गिवन है जी, फिश की तरफ उन्होंने एरो डाला है। इन्फेक्शंस हिंडर द फिश डैश। हिंडर का मतलब होता है जी स्टॉप करना, रोकना। इन्फेक्शन की वजह से फिश की कोई चीज रुक जाएगी। आंसर इज एपेटाइट। उसकी एपेटाइट, उसकी भूख के ऊपर फर्क पड़ेगा। फिश फूड पैलेट के बाद ही आप अगर आप रीड कीजिए वहां पर लिखा है दे विल ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम, वो पहले से ही सफर करते हैं फ्रॉम द लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख की कमी। भूख की कमी से वो सफर कर रहे हैं, किसके कारण? ड्यू टू इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन की वजह से उनको भूख लगनी बंद होगी। दैट मीन्स कि उनकी हिंडर क्या होगी, उनकी स्टॉप क्या होगी? एपेटाइट स्टॉप होगी। सो यहाँ से 40th का आंसर आ गया जी हमारा
appetite. So this is the end of your reading explanation everyone. I hope आपको जो categories difficult लगती हैं जैसे कि list of heading, author matching, then we had box blanks as well, वो आपको सारा का सारा कुछ समझ लग गया हो. आई होप आपको जो हमने पहले भी वीडियोस बनाई हैं वो भी समझ लगी हो. अगर आपको किसी भी एक्स्ट्रा रीडिंग की वीडियो चाहिए, जो आपको रीडिंग बहुत मुश्किल लग रही है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं उसकी भी आपको रीडिंग प्रोवाइड कर सकूँ, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आप अच्छे अच्छे से अपना एग्जाम क्लियर कर पाओ. और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है, किसी कैटेगरी में कोई डाउट है, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिए. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. एंड एवरीवन, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम.